नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले बिहार की, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विशेष कार्यक्रम आयोजित रहा और इस दौरान उन्होंने 181 करोड़ रुपए की लागत की कुर्जी नाला निर्माण का शिलान्यास किया है। तो महत्वपूर्ण उनका ये कार्यक्रम बताया जा रहा है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहे। 181 करोड़ रुपए की लागत की कुर्जी नाला निर्माण योजना का और राजापुर पुल के पास बने कार्यक्रम स्थल से 91.27 करोड़ रुपए की लागत की आनंदपुरी नाला निर्माण योजना का शिलापट अनावरण उन्होंने किया है। मुख्यमंत्री ने शिलान्यास करने के बाद कुर्जी नाला एवं आनंदपुरी नाला का निरीक्षण भी किया है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस नाला निर्माण योजना के अंतर्गत नाले का पक्कीकरण किया जाएगा और इसके ऊपर सड़क का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कार्यों को तेजी से पूर्ण करें। कार्यक्रम के दौरान वहां उपस्थित जन समूह ने मुख्यमंत्री का पूरे उत्साह के साथ भव्य स्वागत किया और इस विकास कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। और बिहार से ही अगली खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई है सीएम नीतीश कुमार की तरफ से, जिसके माध्यम से सुरक्षा में राहत मिलेगी और साथ ही साथ यातायात नियंत्रण भी बेहतर हो पाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक अड़े मार्ग से पुलिस उपाधीक्षक यातायात एवं यातायात थानों के लिए 71 पुलिस वाहनों का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर पुलिस वाहनों को रवाना किया है। इन नए पुलिस वाहनों के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों के नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और शहरों में यातायात नियंत्रण एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। साथ ही प्रभावी ढंग से ट्रैफिक मॉनिटरिंग, दुर्घटना नियंत्रण और ट्रैफिक नियमों के पालन पर भी कड़ी नजर रखी जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस वाहनों के लोकार्पण के पूर्व उसका निरीक्षण भी किया और उसकी कार्यप्रणाली के संबंध में अधिकारियों से जानकारी भी ली है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पुलिस वाहनों की उपलब्धता से राज्य में पुलिसिंग की कार्य क्षमता, साथ ही दक्षता और बढ़ेगी। साथ ही विधि व्यवस्था को मेंटेन करने में और सहूलियत होगी। राज्य के विभिन्न जिलों में यातायात व्यवस्था इससे और ज्यादा सुदृढ़ होगी। पटना से ही अगली बड़ी खबर, जहां सियासी तूफान देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में और उससे पहले ये तूफान मचा हुआ है वोटर लिस्ट को लेकर, खास तौर से जहां आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लिस्ट सामने आई है, जिसके बाद सियासी तूफान खड़ा हुआ है। इस प्रक्रिया में राज्य भर के 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जिससे विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मामला तब और ज्यादा गर्मा गया जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम भी वोटर लिस्ट से गायब पाया गया। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना पारदर्शिता के मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। उन्होंने दावा किया कि हर विधानसभा क्षेत्र से 20,000 से 30,000 वोटरों के नाम हटाए गए हैं, जो कुल वोटर संख्या का लगभग 8.5% है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें, उनके स्टाफ और कई अन्य लोगों को बिना सूचना के सूची से बाहर कर दिया गया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि ईपीआईसी नंबर ना पता और ना ही बूथ नंबर साझा किए गए हैं, जिससे विश्लेषण मुश्किल हो गया है। उन्होंने चुनाव आयोग को गोदी आयोग बताते हुए कहा कि यह साजिश के तहत किया गया है। उनका कहना है कि मतदाताओं को अब तक यह नहीं बताया गया है कि उनका नाम क्यों हटाया गया है। SIR से जुड़ा हुआ जो नई लिस्ट जो आई है, उस पर हम लोग जो है चाहते हैं कि आप लोगों के समक्ष जो है, जो धांधलियाँ की जा रही है चुनाव आयोग द्वारा, उसको आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करें। और लगातार शुरू दिन से ही जब SIR की प्रक्रिया चल रही थी, तब से ही कोई ट्रांसपेरेंसी जो है नहीं रखी गई। और अब खबर बिहार के सासाराम से सामने आ रही है, जहां किन्नर समाज ने एक गुहार लगाई है। दरअसल पिछले महीने के 30 जुलाई को विक्रमगंज में एक किन्नर के घर में 2 युवकों के बीच हुई गोलाबारी के मामले में किन्नर समाज के लोग अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए डीएम से मिलने
पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 30 जुलाई को लाली नामक किन्नर के घर में गोलाबारी हुई थी, जिसमें विकास कुमार और पुरुषोत्तम कश्यप नामक 2 युवक घायल हो गए थे। पुलिस ने घर के पास से 2 हथियार भी बरामद किए। दोनों घायलों को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं गिरफ्तार विकास कुमार पर किन्नर द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। किन्नर समाज के कई लोग रोहतास के डीएम उदिता सिंह से मिलने पहुंचे। खुद की सुरक्षा के प्रति आशंका व्यक्त करते हुए सामाजिक सुरक्षा की मांग की है। किन्नर ने बताया कि डीएम ने इस पूरे मामले में एक अलग से एफआईआर कराने की बात कही है। साथ ही किन्नर समाज की महिलाओं को कानूनी प्रावधान एक अनुसार मदद करने का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें कि रोहतास के अलावा अलग अलग जिलों से भी किन्नर डीएम से इस मामले को लेकर मिलने पहुंचे थे। बहुत अच्छा मिला और कहीं है कि आप लोग के साथ है, प्रशासन के साथ है ना, तो बहुत अच्छा लगा। जिलाधिकारी से मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए, और उन्होंने एसपी सर को फ़ोन किया है और कहा कि जल्द से जल्द इन लोगों का केस दर्ज करके और जितना जल्द हो अपराधियों को पकड़ के केस दर्ज किया जाए और ताकि ट्रायल हो सके। और अब रुख करेंगे झारखंड की खबरों का, जहां रांची से खबर सामने आ रही है, जहां जगन्नाथपुर में स्थित नवनिर्मित विधायक आवासीय परिसर में आयोजित हुए 76वां राष्ट्रव्यापी वन महोत्सव 2025 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी और गंगई विधायक कल्पना सोरेन भी सम्मिलित हुई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सम्मान में ढोल नगाड़े बजाकर आदिवासी परंपरा के अनुसार उनका स्वागत भी किया गया है। तो वहीं इस आयोजन में कल्पना सोरेन के स्वागत में उन्हें खास भेंट भी दिया गया है। सीएम के अलावा राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। और अब खबर झारखंड के शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिसके बाद लगातार उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा जा रहा है। आपको बता दें, झारखंड में गरीबों के हितैषी कहे जाने वाले राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के साथ आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया है। आज सुबह के समय मंत्री अपने आवास के अंदर बाथरूम में गिर गए, जिसके कारण उनके ब्रेन में काफी गंभीर चोट लगी है। बताया जा रहा है कि उनके ब्रेन में ब्लड भी क्लॉट हुआ है, जिसके तुरंत बाद रांची के एक निजी अस्पताल में उनका प्राथमिक उपचार किया गया और फिर उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर तुरंत दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल भेजा गया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी रामदास सोरेन के परिजनों ने लगातार संपर्क भी किया है। तो वहीं उनकी स्थिति की निगरानी भी स्वास्थ्य मंत्री खुद कर रहे हैं। मालूम हो कि राज्य के आदिवासी समाज की सबसे बड़ी आवाज कहे जाने वाले शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन कल ही यानी 1 अगस्त को शुरू हुए झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में उपस्थित हुए थे, जहां वो बिल्कुल स्वस्थ नजर आए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के बीच आकर इस सत्र पर चर्चा भी की थी। दल का बैठक हुआ जिसपर नीचे विधानसभा में इस बात को हम लोग लाने का हम लोग प्रस्ताव दिया। विधानसभा में लाएंगे, चर्चा में लाएंगे। ठीक दल का बैठक हुआ जिसपर नीचे विधानसभा में इस बात को हम लोग लाने का हम लोग प्रस्ताव दिया। विधानसभा में लाएंगे, चर्चा में लाएंगे। ठीक। और अब बात करेंगे झारखंड विधानसभा के सत्र की, जो कि पहले दिन काफी ज्यादा हंगामेदार रहा है, क्योंकि पहले दिन एसआईआर को लेकर जमकर हंगामा किया गया है और इस मुद्दे को हेमंत सोरेन आगे भी उठाएंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। जहां सदन के बाहर और भीतर भी पक्ष और विपक्षी दल के नेताओं के बीच पड़ोसी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बरकरार रहा, जिसे लेकर राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने अपने सभी विधायकों के साथ एक बैठक कर सत्ता पक्ष को घेरने की बड़ी बड़ी रणनीति बनाई है। इस मौके पर पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने एसआईआर के साथ रांची के डीएसपीएमयू विश्वविद्यालय और अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने सहित विभिन्न मुद्दों पर मीडिया को ब्रीफ देते हुए हेमंत सरकार को बड़ी चेतावनी भी दी है। तो वहीं पार्टी कार्यालय में बीजेपी के सभी विधायकों ने नवीन जायसवाल द्वारा उठाए गए रोहिंग्या, मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे का समर्थन किया है। तो उधर विपक्ष पर पलटवार करते हुए कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने भी एसआईआर के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मीडिया के समक्ष खुलकर आवाज बुलंद की है।
मदर टेरेसा क्लिनिक के माध्यम से। अगर मदर टेरेसा के लिए इनका सोच इतना अच्छा है तो उनके नाम पर एक बड़ी योजना की शुरुआत इनको करनी चाहिए, ना कि अटल जी के नाम को विलुप्त करके करना चाहिए। और अभी आप देख रहे होंगे कि आज अतिवृष्टि के कारण कई किसान परेशान हैं। किसान अपनी फसल को बर्बाद होता देखकर कई लोग आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप सब्जी हो, भदई हो और जितने हमारे किसान हैं उनका खेत पूरी तरह बर्बाद हो गया, उस विषय पर भी चर्चा हुई। विस्थापन को लेकर अगर देखेंगे कि रिम्स 2 में किसान का ज़मीन लेने का जो योजना बनाया है उस पर भी कई चर्चा हुई। अब बात करेंगे झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले की जिस फैसले में अवैध खनन से जुड़े हुए मामले में बड़ी सुनवाई की गई है। और इस दौरान इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार के शपथ पत्र को देखने के बाद ये कहा कि कुल 118 करोड़ की वसूली के सर्टिफिकेट केस में दिए गए सर्टिफिकेट ऑफिसर दुमका के कुर्की जब्ती के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान के एसपी से भी कुर्की जब्ती की कार्रवाई में झारखंड पुलिस की सहायता करने की सलाह दी है। तो वहीं इस पूरे मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 11 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से अधिकारी पहले से ही कोर्ट के आदेश के आलोक में शरीक उपस्थित नजर आए हैं। मालूम हो कि इससे पूर्व में प्रतिवादी पैनम कोल माइंस की ओर से अधिवक्ता लोकेश कुमार ने पैरवी की थी, तो वहीं प्रार्थी अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने जनहित याचिका दायर कर ये कहा है कि वर्ष 2015 में पैनम कोल माइंस नाम की कंपनी को पाकुड़ और दुमका जिले में कोयला खनन का लीज मिला था, मगर उस पर यह आरोप है कि उसने लीज से अधिक कोयले का उत्खनन किया है। इससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान भी उठाना पड़ा है। झारखंड के बोकारो से अब खबर है जहां पर जनता दरबार लगाया गया है और इस दौरान जनता की फरियाद को बारीकी से सुना गया है। बोकारो जिले में बोकारो उपायुक्त द्वारा हर सप्ताह के मंगलवार और शुक्रवार को आयोजित जनता दरबार अब लोगों के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहा है, उनको समाधान दिला रहा है, साथ ही साथ उनके आंसू पोंछने का भी काम हो रहा है और असंवेदनशील व्यवहार करने वाले संस्थानों को जवाबदेह बनने की नसीहत भी दी जा रही है। बोकारो के अजयनाथ झा बोकारो के उपायुक्त बनकर आए तो उन्होंने जनता दरबार की शुरुआत की। फरियादियों की फरियाद सुनने और निदान करने का काम तेज किया और फरियादियों की समस्या का समाधान कर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया गया। इस जनता दरबार में उपायुक्त सहित अन्य अधिकारी भी इस जनता दरबार का हिस्सा होते हैं और फरियादियों की फरियाद सुन उनका समाधान करते हैं। उपायुक्त का जनता दरबार कार्यक्रम कम समय में ही लोकप्रिय हो चला है। आम लोगों तक प्रशासन की पहुंच कैसे हो एक बड़ी चुनौती थी, अब जनता दरबार में खुलकर अपनी बात रखने का अवसर लोगों को मिलने लगा है। ऐसी होती है जिसका तुरंत उत्पादन हो सकता है तो उसको तुरंत कराने की कोशिश करिए। जैसे किसी का कोई पैसा अकाउंट में नहीं डिपॉजिट होता है किसी कारण से, कुछ प्रक्रिया के कारण उसको दूर कर देना। कुछ लोग इलाज के लिए आए हैं उसको तुरंत इमीडिएट इलाज के लिए उसको भेज देना। कुछ ऐसे लोग आए हैं जिस BSL के कॉन्ट्रैक्ट मजदूर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर ने मजदूर रखा हुआ है, उनके साथ जो हादसा हुआ है, दोनों पैर कट गया है, पूरा जल गया है, किसी का आँख की रोशनी चली गई है, ऐसे मामलों में जो चिकित्सा का ये होना चाहिए उसमें BSL को मैंने आज हमारी तरफ से एक डायरेक्शन जाएगा कि ऐसे लोग भी जो एक भी आदमी कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर के रूप में काम कर रहा है, कहीं पर भी काम कर रहा है, जब हमारे यहाँ काम कर रहा हो, हमारा लेबर है, वो सब उस परिवार का हिस्सा होता है। और अब खबर झारखंड के साहिबगंज से सामने आ रही है जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि नाव जो है वो पलट गई है, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। नाव में लगभग 32 लोग सवार थे, जिनमें से 28 लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए। हालांकि 4 लोग गंगा में बह गए, जिनमें से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 अब भी लापता हैं। जानकारी के अनुसार यह हादसा सुबह करीब 6 बजे उस समय हुआ
जब तालझारी थाना क्षेत्र के महाराजपुर से लोग नाव के जरिए गदई दियारा जा रहे थे। नाव में 17 लोग रांगा थाना क्षेत्र के विंध्यावासिनी पहाड़ से थे, जो चूहा पकड़ने के लिए दियारा जा रहे थे। नाव पूरी तरह भरी हुई थी और अधिक भार के कारण बीच गंगा में संतुलन बिगड़ने से पलट गई। घटना की जानकारी मिलते ही गंगा नदी थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। लापता लोगों की खोज भी जारी है, जबकि पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। नाव में अभी तीन आदमी नहीं मिला है। हाँ, और एक आदमी मिल गया। 31 आदमी। 31 तो मतलब दूसरा गांव का था। दूसरा गांव वो लोग का सुबह हॉस्पिटल गया 6 बजे। इस राजू एक गो कहाँ असदा बढ़ते हैं आगे। झारखंड से एक खबर है, जहां खनन विभाग ने कार्रवाई करते हुए स्टोन से लगा एक हाईवा और बालू लोड 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। ये कार्रवाई उपायुक्त बोकारो के निर्देशानुसार खनन विभाग ने की है। खनन विभाग ने बोकारो जिले के विभिन्न स्थानों पर सघन जांच अभियान चलाया। इसी अभियान में बालीडीह थाना के रेलवे स्टेशन रोड के समीप अवैध रूप से बालू खनिज का उत्खनन कर प्रेषण करते हुए 2 ट्रैक्टरों को पकड़ा गया, जिसे विधिवत जब्त कर बालीडीह थाने को सुपुर्द करते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसी क्रम में माराफारी थाना अंतर्गत BSL गेट 9 के पास अवैध रूप से स्टोन चिप्स खनिज का परिवहन करते हुए एक हाईवा को पकड़ा गया, जिसे विधिवत जब्त कर माराफारी थाना को सुपुर्द किया गया। उक्त अभियान में खान निरीक्षक एवं पुलिस बल मौजूद थे। खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां भाकपा माओवादी संगठन ने झारखंड में अपने दस्ते के साथियों का पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की घटना को हत्या की घटना बताते हुए आगामी 3 अगस्त को झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम को बंद का ऐलान किया है। इस दौरान स्मृति सभा आयोजित कर अपने दस्ते के शहीद कॉमरेडों को श्रद्धांजलि देने का भी पार्टी का कार्यक्रम तय है। इस दौरान नक्सलियों की सक्रियता बढ़ने की संभावना को पुलिस ने आंका है। नक्सलियों के इस प्रस्तावित बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। बोकारो जिले में अप्रैल महीने में 1 करोड़ के इनामी नक्सली समेत 8 नक्सली एवं बाद में 5 लाख के इनामी नक्सली के साथ 2 नक्सलियों को पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की घटना को भी इस बंद में शामिल किया गया है, जिसे देखते हुए बोकारो पुलिस ने अपना अभियान तेज कर दिया है, ताकि भाकपा माओवादी संगठन से जुड़े प्रतिबंधित नक्सली इस क्षेत्र में कोई उत्पात कर अपनी उपस्थिति नहीं दिखा सके। पुलिस नक्सली को उखाड़ फेंकने के लिए एंटी नक्सल ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और लगातार नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र वाले इलाके में पुलिस की हलचल तेज हो गई है। जैसा आप जानते हैं कि जो नक्सलवाद और जो नक्सली संगठन है वो अब बैकफुट पे है और अब बहुत ही डिफेंसिव उस पर आ गया है। लगातार जो पुलिस और प्रशासन को सफलता मिल रही है, चाहे वो एनकाउंटर के थ्रू हो और उसके फॉलोड अप में डेवलपमेंट के थ्रू हो, तो अब जो है नक्सलवाद का जो लॉजिक है और फिलॉसफी है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो उसी में जो है वो छटपटाते हुए इस तरह की अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए सिर्फ इस तरह की घोषणा करते हैं। ओडिशा की लापता लड़की सकुशल बरामद हुई है। ये मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला था, यानी कि लड़की अपनी मर्जी से गई थी। दरअसल उड़ीसा की लापता युवती दीक्षा राउत राय को बोकारो के लोहांचल कॉलोनी से सकुशल बरामद किया गया। दीक्षा पिछले 6 महीनों से अपने घर से गायब थी और उसके पिता ने उड़ीसा के मचेश्वर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में पता चला कि दीक्षा बोकारो के जमील अख्तर के साथ रह रही थी। पिता की शिकायत पर बोकारो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और दीक्षा को बरामद कर थाने लाया। पूछताछ में दीक्षा ने बताया है कि वे बालिग है और अपनी इच्छा से जमील अख्तर के साथ रह रही है। उसने यह भी बताया कि उसने अपने परिवार के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें कहा था कि उसका विवाह उसकी इच्छा के खिलाफ 2022 में किया गया था। दीक्षा ने यह भी कहा है कि वे वर्तमान में अपने पति से तलाक की प्रक्रिया में है। जमील अख्तर भी अपनी पत्नी से तलाक की प्रक्रिया में है। दीक्षा ने अपने परिवार वालों के साथ जाने से इनकार किया और बोकारो में ही रहना वो चाहती है। पुलिस ने इस पूरे मामले में आवश्यक कार्रवाई की और उसका बयान कार्यपालक दंडाधिकारी के सामने दर्ज किया है। और बताया कि उनकी बेटी दीक्षा राउत राय
उम्र करीब 24 वर्ष, जो विगत 6 माह से बिना बताए घर से गायब। बेटी की गुमशुदगी के संबंध में मंचेश्वर थाना में भी इनके द्वारा रिपोर्ट पूर्व में लिखाया गया था, जिसका कंप्लेंट दर्ज किया गया था वहाँ पे। बाद में पता चला कि इनकी लड़की दीक्षा राउतराय बोकारो के लोहांचल कॉलोनी में रह रही हैं जमील अख्तर नामक एक लड़के के साथ, जो वो भी स्वयं जाजपुर जिला उड़ीसा का रहने वाला है। सूचना पे ये लोग बोकारो आए थे, उनके परिजन, और इस चीज़ की सूचना इन्होंने थाना में दिया। थाना को सूचना मिलने के बाद थाना आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनकी बेटी और दीक्षा राउतराय और जो युवक है जमील अख्तर, उनको आवश्यक पूछताछ के लिए सेक्टर 12 थाना लाया गया था। पूछताछ के क्रम में इनकी लड़की दीक्षा राउतराय के द्वारा बताया गया कि वो बालिग हैं और स्वेच्छा से जमील अख्तर के साथ रह रही हैं। पूर्व में भी जब गुमशुदगी का मामला उड़ीसा के मंचेश्वर थाना में लिखवाया गया था। और अब खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां उप मुख्यमंत्री ने एक खास कार्यक्रम में शिरकत की है। अरुण साव लोरमी के राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में दीक्षारंभ एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उन्होंने दीक्षारंभ कार्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा है कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें प्रकृति और समाज से जुड़कर समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने अपने छात्र जीवन की स्मृतियां साझा करते हुए विद्यार्थियों को आत्मविश्वास, अनुशासन और निरंतर प्रयास का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है सही दिशा तय करना। जीवन में सफलता का रास्ता मेहनत और ईमानदारी से होकर गुजरता है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन, संघर्ष और उपलब्धियों का उदाहरण देते हुए विद्यार्थियों को प्रेरित किया है। महाविद्यालय के प्राचार्य श्री MK धुर्वे ने उप मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए संस्था की उपलब्धि की जानकारी दी है। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा है कि वर्ष 1994 से संचालित ये कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी की शैक्षणिक पहचान बन चुका है। साव ने महाविद्यालय की मांग पर 15 नग ग्रीन बोर्ड परिसर में बाउंड्री वॉल, चेकर पत्थर, 2 सेट सोलर हाईमाइज लाइट और सांस्कृतिक मंच के निर्माण की घोषणा की है। यहाँ पर विद्यार्थियों से मैंने संवाद किया और हम सब लोगों ने एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। महाविद्यालय की बहुत सारी समस्याएं थी, उन समस्याओं का निराकरण के लिए मैंने घोषणा किया है। पेवर ब्लॉक लगे, बाउंड्री वॉल बने और ऐसे बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं के लिए मैंने सहमति दी है। रक्तदान आसानी से किया जा सकता है और रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है, किसी जरूरतमंद को काम आ सकता है, जिसे आप बिना किसी परेशानी के दे सकते। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM और गृह मंत्री विजय शर्मा ने केरल सांसदों की डेलीगेशन के छत्तीसगढ़ पहुंचने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि ननो की गिरफ्तारी का मामला न्यायालय में लंबित है, फैसला कोर्ट से ही होगा। ऐसे मामलों पर सड़कों पर प्रदर्शन करना क्या न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश है? बिरनपुर में जब हत्या हुई थी तब कांग्रेस नेता क्यों नहीं पहुंचकर मामले को समान नजरिए से देखना चाहिए? एक तरफ समर्थन ठीक नहीं है। माध्यम से बिल्कुल कहना चाहता हूं, हम लोग इस दिशा में काम भी आगे बढ़ा रहे हैं। इस पर कठोरता से काम किया जाएगा और जिन सामानों को प्रतिबंधित किया जाएगा, अगर किसी के माध्यम से उसकी डिलीवरी होती है तो जिसने मंगाया हो उसको तो बाद में पूछा जाएगा, उसको पहले पूछा जाएगा जिसने भेजा किया। एकदम मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, और जो कर रहे होंगे वो बंद करें। पंचायत विभाग में सारे ही तरह के कामों को सुचारू रूप से समय पूर्वक आगे बढ़ाने के लिए और महतारी सदन का पहला फेज बनकर अब तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसका सर्वप्रथम पहले महतारी सदन प्रदेश में जो बना है उसको लोकार्पित करें, और इसके लिए लगभग हमारे 50 महतारी सदन अभी बनकर तैयार होंगे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से उसका लोकार्पण कराया जाएगा। ये कल की बैठक में हम लोगों ने निर्णय किया है। 200 महतारी सदन हम बनाने की दिशा में है, जो आने वाले 2-3 महीनों में पूर्ण हो जाएंगे, और उसके बाद फिर 170 और सदनों को शासन से मंजूरी मिली।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ननों की गिरफ्तारी का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। प्रदेश में बताया जा रहा है कि लगातार दूसरे राज्य के सांसदों का दौरा जारी है। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया है। उन्होंने आदिवासी युवा और ननों की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूडीएफ सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि छत्तीसगढ़ में ननों की रिहाई में मदद करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि वे राज्य सरकार को कोर्ट में जमानत का विरोध नहीं करने के निर्देश देंगे। अमित शाह के बयान से साफ हो गया है कि राज्य सरकार ने बजरंग दल के दबाव में ननों को गलत ढंग से गिरफ्तार किया है। केरल भाजपा अध्यक्ष इस मामले में पहले ही कह चुके हैं कि नन निर्दोष हैं, उनकी गिरफ्तारी गलत है। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि प्रदेश में बजरंग दल भय और आतंक का पर्याय बन चुका है। बढ़ते आगे, बिलासपुर स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने शनिवार को चर्चित मानव तस्करी और धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार 2 कैथोलिक नन सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस पास्टर सुखमन मंडावी को जमानत दे दी है। तीनों को 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन से जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं रहा बल्कि राजनीतिक और सांप्रदायिक रूप से भी संवेदनशील बन गया था। केरल से लेकर दिल्ली तक नेताओं का जेल आना जाना लगा रहा। दरअसल जमानत आदेश के बाद शनिवार को दुर्ग सेंट्रल जेल में माहौल उत्सव जैसा रहा। केरल से आए सीपीएम, कांग्रेस और यहां तक कि भाजपा के भी कुछ स्थानीय प्रतिनिधि जेल पहुंचे। ननों के परिजन भी वहां मौजूद रहे। मिठाई बांटकर और एक दूसरे को गले लगाकर सभी ने जश्न मनाया है। हम कल से इंतजार में था, अच्छा खबर मिला है। हमने अभी नन से मुलाकात हुआ है, वो भी खुशी है। उनका आंखों से देखो ये टीयर्स तो आया है। वो बोल रहे ये तो सत्य जीता है, संविधान जीता है, हमारा कानून जीता है। फिर भी ज़्यादा लड़ाई है, बाकी है। अभी तो एफआईआर तो रद्द करने के लिए, उसको क्वैश करने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। और भगवान ने हमारी सुन ली, न्यायालय ने जस्टिस दिया है। अभी आगे का जो कार्रवाई है वो करते रहेंगे। मैं अभी अपने आदिवासी छोटे भाई से भी मिल के आई हूँ और उनको भी बेल मिल गया है और हम आशा करते हैं कि ऐसे इस तरीके का हादसा ही बोलना चाहिए। लूट की एक बेहद ही संगीन घटना सामने आई है, जहां सनसनीखेज घटना में खरनौत से पैसे लेकर यूनियन बैंक चांपा जा रहे एक युवक के साथ दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। प्रार्थी दीपेश देवांगन निवासी चोरिया ने बमडीह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि करीब 11,80,000 रुपए की लूट की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीपेश देवांगन करनौद के किरीत डडसेना के घर से नगद पैसा लेकर यूनियन बैंक चांपा की ओर जा रहा था। दोपहर लगभग 1 बजे के करीब जब वह पुछेली गांव के पास पहुंचा, तभी एक मोटरसाइकिल में सवार 3 युवक पहुंचे और लिफ्ट मांगने का बहाना कर उससे रोकने की कोशिश की। जब दीपेश ने नहीं रोका तो उन्होंने पीछा करना शुरू किया और चारपारा से उसका पीछा करते हुए पुछेली के समीप उसकी बाइक के सामने अपनी बाइक अड़ा दी, जिससे दीपेश को रुकना पड़ा। इसके बाद तीनों आरोपियों ने उसके पास रखे 11.80 लाख रुपए लूटकर दिशा से वो फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और अब खबर खैरागढ़ से सामने आ रही है, जहां खैरागढ़ के अंतर्गत आने वाले थाना क्षेत्र खंडई और छुई खदान में बीते 4 महीने से ग्रामीण क्षेत्रों में रात में चोरी के मामले सामने आ रहे थे, जिसमें पुलिस अधीक्षक लक्ष्य शर्मा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी मामले में अपराध का तरीका लगभग एक ही था, जो रात में चोर ग्रामीण क्षेत्रों के सूने मकान के ताले तोड़कर सोने एवं चांदी के गहने और नकदी को चोरी कर ले जाते थे। संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा स्थानीय सूत्रों के माध्यम एवं अपराध करने के तरीके से उक्त आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ जारी है।
और अब खबर गुजरात से सामने आ रही है, जहां सूरत में अल्पेश कांतिलाल सोलंकी नाम के युवक ने अपने 2 बच्चों को जहर देकर मार डाला और खुद भी आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले मृतक अल्पेश कांतिलाल सोलंकी ने करीब 12 बजे एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने अपनी पत्नी और नरेश के बीच प्रेम प्रसंग के बारे में बताया। पुलिस प्रसंग के मामले में पूछताछ के दौरान बताया गया कि नरेश ने अल्पेश कांतिलाल सोलंकी की पत्नी फाल्गुनी के साथ प्रेम संबंध होने की बात भी कबूल की है। सुसाइड नोट के आधार पर और पूछताछ के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस स्टेशन के अटवा लाइन एरिया में जिला पंचायत क्वार्टर्स में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था। उससे पहले 2 बच्चों की भी मौत हो गई थी वहीं पे। तो तपास में पता लगा कि अल्पेश भाई कांति भाई सोलंकी है, ये 41 ईयर ओल्ड है और पीटी टीचर तरीके डिंडोली के स्कूल में ये काम करते हैं और इन्होंने पंखे से लटक के और सुसाइड कर लिया। उससे पहले इनके 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का और एक 2 साल का। उन दोनों को भी जहरीली दवा जो रेड किलर आता है वो पिला के उनकी भी मौत कर दी गई। इस संबंध में उमरा पुलिस स्टेशन में पहले एक मर्डर का गुना दाखिल किया गया अल्पेश भाई के। और अब खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां अमरावती शहर में कई 2 पहिया वाहन चोरी की घटनाएं सामने आई हैं और इस बीच 2 पहिया वाहन चोर की तलाश में फ्रेजरपुरा डीबी पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली है। पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोरी के मामलों का पर्दाफाश किया है और 3.90 लाख रुपए मूल्य का कीमती सामान जब्त किया है। कीमती सामान आपको बता दें कि जब्त किया गया है। शिकायतकर्ता विकास सीताराम सावलकर, जिनकी उम्र 21 साल बताई जा रही है, कालापधरी चिखलदरा गांव के वो रहने वाले हैं। उन्होंने इस पूरे मामले के बारे में बताया है, जिसके आधार पर जांच हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।